हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द प्रॉब्लम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके एंड एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। एंड मोर स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स होते हैं उसमें बड़े क्वेश्चन में इसको एक छोटे कंसेप्ट की तरह भी क्लब काफ़ी बार किया जाता है। ओके एंड इवन इन कॉम्पिटिटिव कोडिंग राउंड्स। सो लाइक इट्स ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंड ये कंसेप्ट जो है वो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ बिट डिटेल इंट्यूशन के साथ, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। एंड इन बिटवीन समटाइम्स यू माइट फील यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करिएगा। एज सुन एज द थिंग्स विल गेट कंप्लीटेड यू विल बी एबल टू जॉइन द डॉट्स एंड इट विल स्ट्राइक इन योर माइंड एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो जस्ट फोकस। Given an array of integers, print next greater element for every element of the array. हमें एक इंटीजर का एरे दिया है, हमें हर एक एलिमेंट के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रिंट करना है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होता है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर इंडेक्स j इज डिफाइंड एज द एलिमेंट प्रेजेंट एट द स्मॉलेस्ट इंडेक्स k such that k is greater than j and array of k is greater than array of j. So for a particular index j उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा? It is present at the smallest index k. अब which is such that k is greater than j, तो k j से बड़ा होना चाहिए, array of k भी array of j से बड़ा होना चाहिए, एंड ऐसी सारी वैल्यूज में k सबसे छोटा होना चाहिए। विल सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो क्लियर हो जाएगी सब चीज़ें, डोंट वरी। इनपुट फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट लाइन कंटेन्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, सेकेंड लाइन कंटेन्स n एरे एलिमेंट्स। आउटपुट फॉर्मेट क्या है? Print next greater element for every index. If it doesn't exist for any index, print -1 for that index. Constraints क्या है? साइज ऑफ द एरे 10 की पावर 6 तक जा सकती है एंड एरे एलिमेंट की वैल्यू भी 10 की पावर 6 तक जा सकती है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस क्या है? बिग ऑफ n. So let's understand this question. Basically you are given an array which contains n elements. And for every index, let's say j, you want to print next greater element. Now what is next greater element for index j? It is the smallest index k, or you can say element at smallest index k such that k is greater than j and array of k is greater than array of j. Okay, so what do I mean by that? Let's take an example. For example, let's take an example 4 1 3 9 7 let's say 5 8 14 and 4, or let's take the last element as 2. Okay, so basically for a particular index I, let's say if I talk about the index this 3, the value at which 3 is present, the index at which 3 is present, this is index 2, so my j is equals to 2. Okay, so for this index next greater element क्या है? एलिमेंट एट स्मॉलेस्ट इंडेक्स के सच दैट, अभी के लिए इसको भूल जाओ, ये दो कंडीशंस पे ध्यान देते हैं। के मस्ट बी ग्रेटर देन जे, मतलब के इसके राइट हैंड साइड पे होगा। सो ये सारे एलिमेंट्स हैं एंड एरे ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन एरे ऑफ जे। सो दिस इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, दिस इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, दिस इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, दिस इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे एंड दिस इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे। सो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब पहली लाइन पढ़ो, एलिमेंट एट स्मॉलेस्ट इंडेक्स के, तो ये अगर सारी पॉसिबल वैल्यूज है इंडेक्स के की, तो इसमें से स्मॉलेस्ट इंडेक्स कौन सा है? ये वाला। सो दिस इज द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर 3। प्लीज नोट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि उस वैल्यू से जस्ट बड़ा, मतलब कि 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 नहीं होगा। हालांकि अगर मैं 3 9 7 5 8 14 को शॉर्टेड ऑर्डर में प्लेस करूं तो 3 के बाद 5 आएगा, बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की? कि स्मॉलेस्ट इंडेक्स सच दैट इंडेक्स इज ग्रेटर देन करंट इंडेक्स एंड द वैल्यू एट दैट इंडेक्स इज ग्रेटर देन करंट इंडेक्स, राइट? तो 3 के लिए 9 हो जाएगा। बेसिकली अगर आप
3 के राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट करो, और किसी भी इंडेक्स j के लिए अगर आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए तो आप j+1 से लेके n-1 तक अगर मूव करना स्टार्ट करो, तो पहला ऐसा इंडेक्स जहां पे वैल्यू जो है वो आपको ग्रेटर देन एरिया ऑफ j मिल जाए, वो वैल्यू ही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगी इंडेक्स j के लिए। सो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप इंडेक्स j से जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे बढ़ोगे, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, फर्स्ट ऐसा इंडेक्स जिसकी वैल्यू एरिया ऑफ j से बड़ी है, वो वैल्यू नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगी इंडेक्स j के लिए। क्लियर है? तो इस एरे के लिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट लिख लेते हैं। सो वी हैव 4 1 3 9 7 5 8 14 एंड 2। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है? 9। 4 से जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 4। 1 के लिए 3, 3 के लिए 9, 9 के लिए 14, 7 के लिए 8, 5 के लिए 8, 8 के लिए 14, 14 के लिए कोई नहीं है तो -1, 2 के लिए ऑब्वियसली कोई नहीं है तो -1। सो दिस इज माई आंसर। क्लियर है? What is the brute force approach to solve this question? Brute force approach is to use two loops. For every index I, you move from i+1 to n-1, and as soon as you get an element which is greater than area of I, you say this is the next greater element. So for example, I can take an answer area of length n and initialize all the values as -1. तो अगर हमें किसी के लिए मान लो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला तो उसके लिए आंसर बाय डिफॉल्ट -1 रहेगा। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 0 to n-2, क्योंकि n-1 के लिए तो -1 ही होगा, उसके राइट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर j इक्वल्स टू i+1 to n-1, सो हम i के राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, एंड एज सुन एज वी गेट एन एलिमेंट area of j which is greater than area of I, as soon as we get such an element, so that would be the next greater element for this index I. So I can say answer of I would be array of j, and I will break immediately. Why? Because फॉर एग्जाम्पल 4 के लिए आपको 9 मिल गया कि 4 से बड़ा है। अब अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो उसको 7 ओवरराइट कर देगा, देन 5 ओवरराइट कर देगा, देन 8 ओवरराइट कर देगा, राइट? वो आइडिया नहीं है। जैसे ही आपको एक एलिमेंट मिला जो कि उससे बड़ा है, वही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। सो यू ब्रेक एंड देन ब्रेक फ्रॉम दिस लूप एंड अगेन गो फॉर द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई। बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ n²। सो यू नीड टू थिंक ऑफ समथिंग मोर एफिशिएंट। वी वांट इट इन बिग ऑफ n। सो व्हाट इज द एफिशिएंट सॉल्यूशन? नाउ यू सी, हमारा ब्रूट फोर्स में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज फॉर इंडेक्स आई वी आर लुकिंग फॉर एवरी इंडेक्स फ्रॉम i+1 to n-1. That's why it is too much time consuming. Kind of we are generating all the pairs, right? All the possible pairs. तो अगर हम ये कंपैरिजन किसी लॉजिक से कम कर पाए, एक पर्टिकुलर इंडेक्स आई के लिए हम सारी वैल्यूज ऑफ जे को ऑब्जर्व ना करें, तो हमारा काम तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जैसे 8 और 14 है, वैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके एरे में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है, एंड यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है? अब क्या इन एलिमेंट्स के लिए 8 और 14 दोनों में से, मतलब क्या यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके लिए 8 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो, एंड क्या ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके लिए 14 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो? ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें ऐसा केस मिला कि भाई इनमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, तो उनको हम बार बार क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो कि 8 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो उसके लिए 8 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है। अब मान लो कोई एलिमेंट है जो कि 8 से बड़ा है बट 14 से कम है, फॉर एग्जाम्पल 13 है, तो उसके लिए 14 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है।
अब यहाँ पे मान लो 14 से भी बड़ा एलिमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता। बट 8 भी किसी ना किसी के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल 6, एंड 14 भी किसी ना किसी के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल 13। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी तो है, तो इनको हम गार्बेज में थ्रो नहीं कर सकते, लाइक दे आर नॉट यूजलेस, राइट, दे कैन बी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर सम वैल्यूज। अब इसी का उल्टा ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे 14 है एंड यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे क्या ऐसी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं सच दैट 14 भी उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो, 8 भी हो। एक बात समझो, अगर मैं नंबर लाइन पे 8 को और 14 को प्लॉट करूँ तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है वो या तो यहाँ पे होगी, या तो यहाँ पे होगी, या तो यहाँ पे होगी। अगर लेस देन 8 है तो लेस देन 14 भी होगी। फॉर एग्जाम्पल 6 है तो वो लेस देन 8 है तो लेस देन 14 भी होगी। बट इस केस में 14 इज एट अ स्मॉलर इंडेक्स देन 8, तो अगर लेस देन 8 है तो लेस देन 14 भी होगी, और 14 ही उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा बिकॉज दिस इज एट अ स्मॉलर इंडेक्स देन 8, राइट। अगर कोई एलिमेंट है जो 8 और 14 के बीच में है, फॉर एग्जाम्पल 12, तो उसके लिए 8 तो हो ही नहीं सकता, और वैसे भी 8 का इंडेक्स 14 के बाद है, तो 14 विल बी द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। एंड अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल 15 है, तो उसके लिए ना तो 14 हो सकता है ना 8 हो सकता है, ठीक है। सो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है, बिकॉज 14 इज एट अ स्मॉलर इंडेक्स देन 8, तो आंसर 14 हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो ऑब्वियसली 14 उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा, एंड अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो ना ही 8 होगा ना ही 14 होगा। कहने का मतलब क्या है कि वंस वी मूव ऑन द लेफ्ट फ्रॉम 14, 8 will no longer be next greater element for any element. Are you getting my point? Basically, क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट में उससे बड़ा एलिमेंट आ गया है, 8 के लेफ्ट में उससे बड़ा एलिमेंट आ गया है 14। अब 14 के लेफ्ट में कभी भी ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जिसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 8 हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो 14 होगा या 14 और 8 दोनों में से कोई नहीं होगा, अगर एलिमेंट 14 से भी बड़ा हुआ तो 8 is useless, so we can throw it away. Are you getting my point? So that's how we will optimize it, right, by reducing the number of comparisons, first thing. Second thing, so now for a particular index I, उसका next greater element कहाँ exist करेगा? Obviously I plus 1 से लेके n minus 1 के बीच में, right, यहीं पे exist करेगा next greater element index I का। तो what I will do is, अब देखो यहाँ पे जैसे 8 यूजलेस है, वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स यूजलेस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कुछ ऐसा है 5, 6, 3, 4, 2 एंड देन 10, तो ये सारे यूजलेस हो गए ना। अब क्योंकि इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या तो 10 होगा, या तो अगर एलिमेंट 10 से भी बड़ा है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। बट इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हम अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसा भी आपके मन में डाउट आ सकता है कि ठीक है 8 14 से छोटा है, बट मान लो 14 पे ही हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया तो हम 8 पे जाएंगे ही नहीं, तो ये कंपैरिजन रिडंडेंट कैसे हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको अगर आपके एरे में है 14, देन आपके एरे में है 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 20, एंड मान लो यहाँ पे आपका 18 आया, ठीक है। अब 18 के लिए आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, तो पहले आप 14 पे जाओगे, फिर 8 पे जाओगे, फिर 9 पे, फिर 10 पे ब्रूट फोर्स में, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 20 पे आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन जब आपने डिस्कवर किया कि आपको 14 मिला है जो कि इन सभी एलिमेंट से बड़ा है, और अगर आपने इन सभी को गार्बेज में डाल दिया होता, ठीक है, किसी तरह से, तो आप 14 को कंपेयर करने के बाद सीधा 20 को कंपेयर करते और आपको आंसर मिल जाता, ये सारे कंपेरिजन्स बच जाते। अब मान लो यहाँ पे वापस 19 आया तो वापस ये सारे कंपेरिजन्स बच जाते, आप सीधा 18 से लेके 20 पे चले जाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरह से कंपेरिजन्स बचेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ एक एक पॉइंट समझते जाओ, फिर एक साथ डॉट्स जब जुड़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सो अब i के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है वो i+1 से लेके n-1 के बीच में वेरी कर सकता है, ओके। सो हम क्या करेंगे, हम हमारे एरे के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करने हैं, उनकी प्रोसेसिंग राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे।
क्यों? क्योंकि ith इंडेक्स का आंसर i+1 से लेके n-1 के बीच में होगा। सो व्हाट आई वांट इज कि जब मैं ith इंडेक्स पे हूं, जब मुझे इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, तब ये सारे एलिमेंट प्रोसेस हो चुके हो एंड प्रोसेस करने के बाद मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिए हो। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 14 है और उसके बाद ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, तो ऑलरेडी मैं इन सब को इस डेटा स्ट्रक्चर में से रिमूव कर चुका हूँ। तो जब मैं 18 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ 14 और 20 ही है, ये सारी वैल्यूज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हेन आई एम एट दिस इंडेक्स, मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर में 14 एंड 20 ही है, जिससे कि मैं उसमें से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल के यहाँ पे 20 स्टोर कर लूँगा, राइट? सो बिकॉज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट राइट हैंड साइड पे होता है, तो हम सभी इंडेक्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि जब मैं ith इंडेक्स पे हूँ तो ये सारे एलिमेंट प्रोसेस होके एक डेटा स्ट्रक्चर में एफिशिएंटली स्टोर्ड हो। क्लियर है? नाउ वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, जस्ट मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर 14 के बाद 8 है तो इनमें से हम किसी को गार्बेज में नहीं डालेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज 8 भी किसी के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है जैसे 6 के लिए, एंड 14 भी हो सकता है जैसे 13 के लिए, ओके? लेकिन अगर 14 के बाद 8 है तो इस 8 की कोई वैल्यू नहीं है, ओके? सो वी विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हमें क्या करना होगा, जब हम ith इंडेक्स पे है तब हम इस डेटा स्ट्रक्चर में जहां पे हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को प्रोसेस करके स्टोर करेंगे, उसमें लुकअप करेंगे फॉर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है? अब एक बात समझो, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, मान लो 12, 14, 16, 20, एंड यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई 11, ठीक है? तो 11 के लिए नेक्स्ट ग्रेट, अब जब मैं 11 पे हूं तब ये सारे एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड होंगे, 12, 14, 16, 20। याद रखना ये यहाँ पे 20 से छोटा है 16, 16 से छोटा है 14, 14 से छोटा है 12, इसलिए सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है। अगर यहाँ पे 21 आ जाता 12 के पहले तो इन सबको हम निकाल देते, क्योंकि फिर ये सब आंसर नहीं हो सकते, ठीक है? सो अब मैं 11 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ। अब सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? 12 को, 14 को, 16 को या 20 को? 12 को मिलनी चाहिए, ऑब्वियस बात है, राइट? और हम प्रोसेस कैसे करने वाले हैं? राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर में ये पुश हुआ होगा, या तो ये एंटर हुआ होगा, इंसर्ट हुआ होगा, फिर ये इंसर्ट हुआ होगा, फिर ये इंसर्ट हुआ होगा और फिर ये इंसर्ट हुआ होगा। तो जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी फॉर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 11। इसका मतलब क्या है? जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो हमारे पास सबसे पहले एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब हम स्टैक का यूज कर सकते हैं। सो वी कैन स्टोर 20, 16, 14, 12 एंड 11 को हम टॉप ऑफ द स्टैक के साथ कंपेयर करेंगे, बिकॉज दैट वुड बी एट द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट प्रोसेस कर रहे हैं। अगर 12 11 से बड़ा है तो हम कह देंगे कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 11 का 12 है, 11 को स्टैक में पुश कर देंगे एंड और लेफ्ट साइड मूव हो जाएंगे। अगर मान लो कुछ ऐसा केस होता 8, 9, 16, 20 एंड यहाँ पे अगर 12 आता, तो 12 के लिए मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है और स्टैक में मेरे पास होता 20, 16, 9 एंड 8। तो अब 8 तो 12 से बड़ा है, तो 8 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता, तो मुझे उसके बाद देखना पड़ेगा। तो मैं 8 को पॉप आउट करके थ्रो कर दूंगा। थ्रो क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 12 का नहीं हो सकता, इसका मतलब 12 इज ग्रेटर देन 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर 12 8 से बड़ा है तो जब मैं 12 के लेफ्ट में जाऊंगा तो 8 यूजलेस हो जाएगा, तो मैंने 8 को पॉप आउट कर दिया। अब 9 भी 12 से छोटा है तो इसको भी पॉप आउट कर दो और थ्रो कर दो, कोई यूज नहीं है, क्योंकि 12 के लेफ्ट हैंड साइड में 8 और 9 नहीं हो सकते। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उससे बड़ा एलिमेंट 12 आ चुका है। नाउ 16 इज कैन बी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर 12, यस। सो यहाँ पे हम 16 इसका आंसर स्टोर कर लेंगे एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द लेफ्ट ऑफ 12 वी विल मूव 12 इन द स्टैक एंड वी विल कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट। अब इस एग्जाम्पल पे ड्राई रन करके देख लेते हैं ताकि सब क्लियर हो जाएगा। कहाँ है एग्जाम्पल? 41395 41395
8, 14 एंड 2, 8, 14 एंड 2, ओके। और अगर कभी स्टैक एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर ये 212 होता तो हम 16 को भी पॉप आउट कर देते, 20 को भी पॉप आउट कर देते। अब स्टैक एम्प्टी हो गया, इसका मतलब सारे एलिमेंट इससे छोटे थे, सो वी कैन असाइन -1 टू दिस एंड देन पुश 212 इन द स्टैक एंड देन मूव फर्दर ऑन द लेफ्ट, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एम्प्टी स्टैक, ठीक है। स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज जो हम राइट टू लेफ्ट प्रोसेस कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट क्यों प्रोसेस कर रहे हैं? बिकॉज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट राइट हैंड साइड पे होगा। तो जब हम राइट टू लेफ्ट प्रोसेस करते हैं तो जो एलिमेंट सबसे एंड में आएगा उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसलिए स्टैक यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लास्ट में इंसर्ट होता है वो टॉप पे होता है। सो टू के टाइम पर स्टैक एम्प्टी है, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आई कैन से -1 पुश 2 इनसाइड द स्टैक एंड मूव हियर। 14 is greater than 2, so I will pop out 2 because now 2 cannot be next greater element for any element on the left of 14, right? Stack empty हो गया, इसका भी next greater element exist नहीं करता, will mark -1 and push 14 and then move here. 8 is less than 14, so 14 is the next greater element for 8. I will push 8 on the stack and move further. 5 is less than 8, so 8 is the next greater element for 5 and I will move here, and before moving I will push 5 on the stack. 7 is greater than 5, so 5 cannot be the next greater element, as well as now it becomes useless for further element, so I will pop it out. Now 8 is greater than 7, so 8 is the next greater element and I will push 7 and I will go back. 9 is greater than 7, so 7 cannot be the next greater element for 9 and 7 becomes useless, so I'll pop out 7. And 8 is also less than 9, so 8 also cannot be next greater element, so I'll pop it out. 14 is greater than 9, so for 9 14 is the next greater element and I'll push 9 onto the stack and move on to the left. Now 9 is greater than 3, so 9 is the next greater element and I'll push 3 on the stack. For 1, 3 is the greater element than 1, so 3 is the next greater element and I'll push 1 onto the stack. For 4, 1 is smaller than 4, so 1 cannot be the next greater element, so I'll pop it out and it now becomes useless if there were elements on the left of 4. 3 जो है वो भी 4 से छोटा है, so that's also not next greater element. Next element is 9. आप देख रहे हो कैसे वर्क कर रहा है। 14 पहले पुश हुआ था, उसके बाद 9 पुश हुआ था, तो 9 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो वो टॉप पे है, राइट। बिकॉज स्टैक में जो लास्ट में पुश होता है वो पहले एक्सेसिबल होता है। सो 9 इज ग्रेटर देन 4, so 9 is the next greater element for 4 and we can push 4 onto the stack and move further, but our loop will get over. So this is the answer. 9, 3, 9, 14, 8, 8, 9, 3, 9, 14, 8, 8, then 14 minus 1 minus 1, 14 minus 1 minus 1, so we have got the correct answer. अब इसमें टाइम कितना लगेगा? देखो, एक तो हम लूप लगा रहे हैं फ्रॉम n-1 टू 0, प्लस हर एक एलिमेंट स्टैक में मैक्सिमम एक बार पुश होगा एंड मैक्सिमम एक बार पॉप होगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एनकाउंटर्ड 9 आई पॉप्ड आउट 7 and 8 फ्रॉम दिस स्टैक. तो 7 और 8 एक बार पुश हुए थे, एक बार पॉप हुए, राइट. एंड 9 के फर्दर लेफ्ट में कभी भी वो किसी के साथ कंपेयर नहीं होंगे क्योंकि वो स्टैक में है ही नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम n पुश होंगे, मैक्सिमम n पॉप होंगे. तो टोटल ये n पुश ऑपरेशन, n पॉप ऑपरेशन, दिस इज वन लूप. This will be time complexity will be big of 3n. 3 is constant, so it will be big of n. Auxiliary space will also be big of n because stack में at max n elements push हो सकते हैं. Now इसका कोड लिखते हैं. छोटा सा कोड है बट रटना नहीं है, समझना है, ठीक है. So let's write down a new file that is next greater element.cpp. So I'll write next greater. I'll say include IO stream. I'll say include and I will say stack and using namespace std I can say int main. So I will say int n I j. I will take one stack of integers, let's call it s.
I will take n from the user. उसके बाद I will declare an array of size n and one answer of size n. Okay, जिसमें कि next greater element में store करूँगा. By default, I'll make all the answer of I as -1. ठीक है. नाउ n ले लिया, a ले लिया, आंसर ऑफ n ले लिया. ठीक है. अब यूजर से n एलिमेंट्स का इनपुट ले लेते हैं. सो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, टेक द वैल्यू ऑफ एरे फ्रॉम द यूजर. राइट. अब मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये हमने डिस्कस किया था. देखो कुछ भी रटना नहीं है. ठीक है. अब जब तक स्टैक का टॉप एलिमेंट एरे ऑफ आई से लेस देन इक्वल टू है उसको पॉप आउट करते जाएंगे, क्योंकि वो ग्रेटर नहीं है. राइट. सो वाइल एस डॉट एम टी इज फॉल्स, स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड स्टैक डॉट टॉप इज लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ आई विल कीप पॉपिंग आउट एलिमेंट्स. राइट. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी उसका आंसर एग्जिस्ट करेगा. सो इफ एस डॉट टॉप इफ एस डॉट एम्प्टी इज इक्वल टू फॉल्स, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के टॉप में जो है वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है इंडेक्स आई के लिए. सो आई विल से आंसर फॉर इंडेक्स आई इज एस डॉट टॉप. एंड एल्स अगर स्टैक एम्प्टी है देन यू कैन से आंसर ऑफ आई इज -1. अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं भी करते तो इस तरह से भी आप हैंडल कर सकते हो. अगर आप इनिशियलाइज करते हो तो यहाँ पे फिर एल्स कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड आइदर ऑफ द केस -1 हो या एस डॉट टॉप हो, जब आप i-1 पे मूव होंगे उससे पहले आपको स्टैक में क्या पुश करना पड़ेगा, करंट इंडेक्स का एलिमेंट. राइट. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जब आप 9 के लिए आपने बोला नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 14 है, फिर उसके बाद जब 9 से 3 पे गए तो 9 को स्टैक में पुश कर दिया था ना, ताकि वो फर्दर एलिमेंट्स के लिए अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो तो पता चले. राइट. तो वो हमने पुश कर दिया. बस यही करना था. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हुए, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और जब तक उसके टॉप के एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू ए ऑफ आई है पॉप आउट कर देंगे, बिकॉज अब वो यूजलेस है फॉर इंडेक्स आई एंड आई बिफोर दैट. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट है वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा, वरना -1. एंड बिफोर मूविंग टू i-1 यू पुश a ऑफ i. नाउ यू कैन प्रिंट for I equals to 0, I is less than n. You can print this in a more fancy way and more descriptive way. I'll just print it like this, answer of I, because main concept is covered. And now I can compile this. So I will say next greater element, I should have done this, -o next greater dot out. Okay, so I have got next greater dot out. I'll say dot next greater dot out. Now it is expecting from me, पहला इनपुट क्या है, लेंथ ऑफ द एरे. इसी को इनपुट में देते हैं. कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 is the first input. Now I need to give array elements 4 1 3 9 7 5, 4 1 3 9 7 5, 4 1 3 9 7 5, 8 14 2, 8 14 and 2. And answer which I got is 9 3 9 14 8 8 14 -1 -1. 9 3 9 14 8 8 14 -1 -1. Let's see here. 9 3 9 14 8 8 14 -1 -1. So we have solved this question successfully. I hope you understood the concept absolutely clearly. Thank you.